हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये हमारा आर एस मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आर एस मेंस में आने वाले प्रश्नों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने आर एस मेंस का एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि आर एस मेंस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चंस को हैंडल करते समय हमें थोड़ी सी अ, कठिनाई होती है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी ये दुविधा दूर हो जाएगी। चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर एस मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं इनके टाइप्स को सबसे पहले अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। दोस्तों, आर एस मैथ्स में जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन क्वालिटी, यानी कि प्रश्नों का नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, उस आधार पर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। दूसरा हम देखेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी, यानी कि आर एस मैथ्स में जो प्रश्न आते हैं उनमें वर्ड लिमिट कितनी होती है, इस आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन क्वालिटी या नेचर कि आर एस मेंस में आने वाले जो क्वेश्चंस है इनकी प्रकृति कैसी है। इस प्रकृति के आधार पर हम इन प्रश्नों का डिवाइडेशन करेंगे। तो दोस्तों, नेचर के आधार पर जो क्वेश्चंस है वो चार प्रकार के आते हैं। पहला है बेसिक या फंडामेंटल, ठीक है, ये बिल्कुल आधारभूत होंगे। दूसरा है अप्लाइड या मॉडरेट, ये थोड़े व्यवहारिक और मध्यम स्तर के प्रश्न होते हैं। तीसरे आते हैं दोस्तों एनालिटिकल या एडवांस क्वेश्चन, ये थोड़े से विश्लेषणात्मक होते हैं। और चौथे प्रकार के आते हैं दोस्तों फिलोसफिकल, ये दार्शनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब इन चारों प्रकार के प्रश्नों का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप वन। टाइप वन में दोस्तों बेसिक फंडामेंटल या फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़े आधारभूत और तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको ये जो जितने भी एस्पेक्ट है ये एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे वोट, हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, विच। कोई नाम पूछ ले, कोई डेफिनेशन पूछ ले, या कोई क्वांटिटी या नंबर पूछ ले, यानी कोई मात्रा या संख्या पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चन। और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। यहाँ आपकी जो नॉलेज है, आपने कितने फैक्ट पढ़े हैं, वो आपके यहाँ काम आएगा। ये बिल्कुल प्रीलिम्स टाइप की नॉलेज है जो आपको यहाँ अप्लाई करनी होती है। और ऐसे क्वेश्चंस का दोस्तों हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, आप देखो। जैसे रावण हत्या क्या है, तो आप देखो यहाँ पर क्या, वोट। फिर देखो शारदा एक्ट क्या है, व्हाट इज शारदा एक्ट। फिर वैश्विक गांव क्या है, व्हाट इज ग्लोबल विलेज। टूंगजी जवाहर कौन थे, हु कौन थे। व्हाट इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है। व्हाट इज थार्ड, थार्ड क्या है। व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान क्या है। औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है। मेसोजोइक की समय सीमा क्या है। ठीक है दोस्तों। सियाल की संरचना के बारे में लिखिए। ये दोस्तों बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे आंसर होते हैं इनके। दूसरा देखो दोस्तों परिभाषाएं, कि सतत विकास को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिफाइन पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। फिर डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। नजुल भूमि पद की परिभाषा दीजिए। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। ये दोस्तों ज्यादातर 2 नंबर वाले में आते हैं, 2 मार्कर। और इनका आंसर दोस्तों 15 वर्ड में देना होता है। ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। हर सब्जेक्ट हर टॉपिक की जो परिभाषा है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, वो इसमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन हर स्टूडेंट इनको सोल्व कर देता है। इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इनको कैसे हैंडल करते हैं ये हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि आर एस मेंस में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको आर एस मेंस की तैयारी करते समय इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी पहले से ज्यादा बेटर होगी। तो दोस्तों, आप ये देखो थोड़ा सा, लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर कहाँ पर चित्रित किया, तो यहाँ पर जो एस्पेक्ट है दोस्तों वेयर है। What are the 8 core industry that support infrastructure in India? तो यहाँ देखो मात्रा पूछी गई है, 8 मूल उद्योग। राजस्थान में कोई 8 क्षेत्रों के नाम लिखिए। 8, ये वहां भी मात्रा संख्या पूछी गई है। भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के नाम बताइए। यहाँ पे भी देखो संख्या पूछी गई है।
व्यक्तित्व के बृहद 5 कारक कौन से हैं? यहाँ पे भी देखो संख्या पूछी गई है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। यहाँ देखो दोस्तों नाम पूछा गया है। ऐसे आप जब प्रीवियस पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइप 1 में जो बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चन है वो आपको दिखेंगे। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें तो बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। ये कैसे करते हैं मैं आने वाले वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आपको, कि आप ये जानो कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है टाइप 2 क्वेश्चन। ये थोड़े अप्लाइड मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। अप्लाइड का मतलब होता है व्यवहारिक, और मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम स्तर, मध्यम स्तर। ठीक है दोस्तों। अब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? आरएस मेंस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की संख्या इन्हीं में से आती है दोस्तों। ये टाइप 2 है। अब इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों ये वाले तो होते हैं कीवर्ड्स, जैसे कारण बताइए, कारक बताइए, महत्व बताइए, विशेषताएं लिखिए, प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, परिणाम, प्रयास, समस्याएं, भूमिका, गतिविधियां, सॉरी, अवधारणा, चुनौतियां, उद्देश्य, पृष्ठभूमि, मुद्दे, अनुप्रयोग, पहल, उपाय, संभावना, ये जितने भी दे रखे हैं दोस्तों आप इनकी लिस्ट को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये वाले कीवर्ड्स होते हैं। और ये वाले दोस्तों टेल वर्ड्स होते हैं। टेल वर्ड्स मतलब डायरेक्टिव वर्ड्स, डायरेक्टिव वर्ड्स, इनको टेलेंडर भी कहते हैं। इसके ऊपर भी दोस्तों एक वीडियो आएगा नेक्स्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेल वर्ड्स होते हैं आरएस में और उनका क्या मीनिंग होता है। तो दोस्तों जैसे आप वर्णन कीजिए, डिस्कस कीजिए, मेंशन, हाईलाइट, थ्रोलाइट, कमेंट कीजिए, एग्जामिन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, इवेलुएट कीजिए, एनलिस्ट, डिफरेंशिएट, राइट ए नोट या शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ नोट, तो ये सारे के सारे दोस्तों टेल वर्ड्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं दोस्तों मॉडरेट या अप्लाइड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में आपसे जो एस्पेक्ट पूछा जाता है वो व्हाट के साथ वाई एंड हाउ भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये अभी मैं इनके एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए दोस्तों। यहाँ आप क्वेश्चन समझो ध्यान से। अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों। कि प्रकाश डालिए क्या होता है, भूमिका क्या होती है, आने वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? अब इसने पूछा है दोस्तों कि रोल, भूमिका क्या है। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियां, एक्टिविटीज, और इसके ऊपर क्या पूछा, प्रकाश डालिए। भू धरोहर स्थल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा राजस्थान में इसकी संभाव्यता पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों। मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण कीजिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसोफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों इसमें जो कैसे हुआ का मतलब हाउ, हाउ वाला एस्पेक्ट आता है। और देखते हैं दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मॉडरेट या सेकंड टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, अप्लाइड क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे। इनको कैसे हैंडल करते हैं ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन भी दो दोस्तों, वही टाइप 2। आगे देखिए दोस्तों टाइप 3, एनालिटिकल या एडवांस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चन से थोड़े आगे वाले स्तर के होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है एनालाइज कीजिए यानी विश्लेषण, क्रिटिसाइज यानी आलोचना कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकली एग्जामाइन आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली इवोल्यूशन आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह आपसे पूछेगा गिव सजेशन सुझाव दीजिए, आपका मत पूछेगा, आउटलाइन पूछेगा, या लिंकेज एनालिसिस पूछेगा जिसको कड़ी विश्लेषण कहते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस का जवाब पिछले वाले जो टाइप है टाइप 2 मॉडरेट क्वेश्चन, उनकी अपेक्षा थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। इनका अर्थ क्या है,
विश्लेषण का क्या है, परीक्षण का क्या है, मूल्यांकन का क्या है, ये आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे टेल वर्ड वाले में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस के अपन एग्जांपल्स देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, उच्च लोक सेवा में पार्श्विक प्रवेश यानी लैटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। देखो दोस्तों, ये घटना हुई नहीं, लैटरल एंट्री हुई नहीं। आपने पढ़ा होगा कि सिविल सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लोग हैं जिन्होंने अपने सेक्टर में अच्छा काम किया है, उनको लैटरल एंट्री देने के ऊपर विचार कर रही है। अब ये हुआ नहीं, लेकिन होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका हमें विश्लेषण करना है। ठीक है दोस्तों, किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। यानी जिला कलेक्टर, डीसी और पुलिस अधीक्षक, पुलिस एसपी, इन दोनों की जो भूमिका है इनको आप अलग अलग कर दो। तो इसको बोलते हैं दोस्तों विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ये होता है, आपने सुना होगा संश्लेषण और विश्लेषण, कि चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इनको अलग अलग कर दो, इसको बोलते हैं दोस्तों विश्लेषण। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सुशासन एवं लोक सेवाओं में नैतिकता के लक्ष्य गांधी जी द्वारा बताई गई 7 सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। अब इन प्रश्नों को दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक एक क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसे राजस्थान की हिस्ट्री का था, बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आया दोस्तों, तो ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, बेगू किसान आंदोलन का वर्णन कर दिया बस। लेकिन इसने पूछा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, कि बेगू किसान आंदोलन हुआ, उसकी घटनाएं आपने लिख दी, क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन आलोचना परीक्षण है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अगर आप बिल्कुल सिंपल लिखोगे इसको, मॉडरेट टाइप में या बेसिक टाइप में लिखोगे, तो आपको 5 में से 1.5 या 2 नंबर देगा। अब अपने पास चैलेंज ये है अपने सामने, कि 5 में से 3 या 3.5 या 4 नंबर कैसे लेके आए। 5 में 5 तो बहुत रेयर आते हैं दोस्तों, लेकिन अपना टारगेट ये होना चाहिए कि 10 में से 6, 7 और 5 में से 2.5 से 3। अगर इतना लेते हैं अपन, 2 में से 1.5, ठीक है दोस्तों, तो इतना लेते हैं, मतलब 60 से 70-80% तक अपन को मार्क्स लेने होते हैं, तब आप टॉपर्स बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप आगे पढ़ सकते हैं। इन सभी में देखो सुझाव दीजिए। राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए सुझाव दीजिए। अब सुझाव, अब यहाँ राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए कई उपाय है, लेकिन आप सुझाव दो कि भाई ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप 4। टाइप 4 में दोस्तों फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों दार्शनिक टाइप के होते हैं। ये पहले और अभी भी यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चंस को आईएएस में। ठीक है दोस्तों, लेकिन पिछले साल 2021 का जो हुआ और 2018 का जो आरएस मैच हुआ, इसमें जैसे पब्लिक एड, पॉलिटी और एथिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में देखा गया कि कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस आए हैं, और इनका दोस्तों डायरेक्ट आंसर कहीं नहीं होता, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों पहले आपको कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, कोई सेंटेंस दिया जाएगा, कोई स्लोगन दिया जाएगा, कोई कोट्स दी जाएगी, यानी कि कोई कथन, वाक्य, आदर्श वाक्य या फिर कोई उद्धरण दिया जाएगा, और उसके बाद पूछेगा एग्जामिन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, समीक्षा कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मुख्य न्यायमूर्ति रामन्ना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। उनके इस कथन का अर्थ है, देखो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, सिर्फ इतना कहा, लेकिन क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये बिल्कुल आपको न्यायिक समीक्षा और न्यायिक अतिरेक का पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उस उनकी मानसिकता के बारे में बताएंगे कि न्यायमूर्ति जो रमन्ना है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए, श्रम एक पूंजी है और जीवधारी पूंजी अक्षय है। मैं पूंजी और श्रम में न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूँ। मैं एक का अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता हूँ। महात्मा गांधी के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अब देखो दोस्तों, महात्मा गांधी ने कथन दे दिया,
अब आपसे पूछ रहा है कि भाई महात्मा गांधी के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर कहीं नहीं लिखा, किसी भी किताब में, किसी भी कोचिंग के नोट्स में कहीं नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप इसका आंसर कैसा देते हो, किस डायरेक्शन में ले जाते हो। ये डिपेंड करता है आपके पास कैसी इंफॉर्मेशन है, आपके पास कैसी नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आपकी गेस करने की जो एबिलिटी है वो कैसी है, आप किसी चीज को कितनी गहराई और कितनी विस्तार में सोच पाते हैं, कितनी डेप्थ और कितनी विड्थ में सोच पाते हैं, तब आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। इन सब क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे ही अपनी ये आर एस मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी के 6 वीडियो है ये पूरे हो जाएंगे, तब हम आंसर राइटिंग के वीडियो बनाएंगे, जहां मैं आपको आंसर राइटिंग करके दिखाऊंगा कि 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बेसिक हो चाहे मॉडरेट हो, एनालिटिकल हो या फिलोसफिकल हो, उनके आंसर कैसे लिखते हैं और कैसे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आमतौर पर एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई है? इन न्यूनतम को सुनिश्चित करने में प्रशासक की क्या जिम्मेदारी है? दोस्तों इस प्रश्न में कई भाग हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या-क्या है। ठीक है? जैसे आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए देखो, एक तो सबसे पहले चाहिए स्वास्थ्य। ठीक है? शिक्षा, आवास, परिवहन। ठीक है दोस्तों? आर्थिक साधनों पर पहुंच, आर्थिक साधनों तक पहुंच, राजनीति में पहुंच, प्रशासन में पहुंच। ठीक है? ऐसे कई हैं दोस्तों। आप देखो आगे, रोजगार, सरकारी योजना तक पहुंच। अब ये कई जरूरतें हैं इसमें, खाना, भोजन और दोस्तों क्या नाम, आवास। ठीक है? शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल। ऐसी बहुत सी जरूरतें हैं। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने में न्यूनतम बुनियादी जरूरतें कौन सी मानी गई है और इनको सुनिश्चित करने में प्रशासक की क्या भूमिका है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे कहीं नहीं लिखे मिलेंगे, आपको कई जगह से इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, आपकी अनुमान लगाने की क्षमता, उसको अप्लाई करते हुए आपके इसके आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिवार्यतः संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी जी नीति शास्त्र के संदर्भ में उक्त टिप्पणी की को स्पष्ट करें। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ एक तो गांधी जी का साधन और साध्य वाला सिद्धांत पूछ लिया, फिर इसमें पूछा कि वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का ही शुभ होना आवश्यक है, और गांधी जी की नीति शास्त्र के संदर्भ में इसको स्पष्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन और हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पे अपन वो करते हैं डिस्कस, एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है, इस कथन का विश्लेषण उदाहरणों द्वारा कीजिए। देखो दोस्तों, पहले तो आगे बिल्कुल फिलोसफिकल क्वेश्चन है, एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है। मान लो आप आईएएस हो किसी जिले में, एक दूसरा कोई आईएएस है दूसरे जिले में, आपने अपने जिले में कोई नया इनिशिएटिव लेके आए, कोई पहल लाए, आपने कोई ऐसा काम किया जिन्होंने आम लोगों के जीवन को आसान बनाया, उनकी समस्याओं को दूर किया, और आपका जो इनिशिएटिव है वो सक्सेस हो गया। तो दूसरे जिले में जो आईएएस है पोस्टेड, वो आपसे सीख ले सकता है और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको अप्लाई कर सकता है। तो मूल भाव तो इस प्रश्न का ये है। ठीक है, और आपको एक कौन कौन सी सीख देती है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना पड़ेंगे यहाँ पे, और इसका तरह का क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण, और ये पूछ रहा है उदाहरणों द्वारा कीजिए। अब आप यहाँ कुछ सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, और तब जाके ये आंसर। ठीक है, भगवत गीता किस तरह अर्जुन के समक्ष द्वंद्व का निराकरण करती है? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा के निराकरण में किस तरह भगवत गीता के सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लोकनायकों व सुधारकों के उपदेश कभी भी पुराने नहीं हो सकते, आधुनिक संदर्भ में इनकी महत्ता को उजागर कीजिए। ये तो क्वेश्चन है दोस्तों,
आप बिलीव करना किसी भी नोट्स में या किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये 2-3 इंफॉर्मेशन को जोड़कर फिर ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को अ, परखने के लिए बनाए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होना या अनुमान लगाने की क्षमता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों? सेकंड नंबर पे हम देखते हैं क्वेश्चन के टाइप्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी, यानी वर्ड लिमिट के आधार पर क्वेश्चंस कितने प्रकार के आते हैं। तो दोस्तों आरएस मैथ्स में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्कर्स, 5 मार्कर्स एंड 10 मार्कर। 2 मार्कर का आंसर दोस्तों 15 शब्दों में देना होता है, 5 मार्कर का 50 शब्दों में और 10 मार्कर का 100 शब्दों में। अब दोस्तों हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2 मार्कर्स में हमें क्या-क्या लिखने चाहिए, 5 मार्कर में हमें क्या-क्या लिखना चाहिए और 10 मार्कर में हमें क्या-क्या लिखना चाहिए। जैसे 10 मार्कर हो या 5 मार्कर हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें पहले इंट्रो लिखना होता है, फिर मेन बॉडी पार्ट लिखना होता है और फिर कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है दोस्तों? तो इंट्रो में क्या लिखे, बॉडी पार्ट में क्या लिखे और कंक्लूजन में क्या लिखे। तो ये जो वर्ड लिमिट के आधार पे है, ये हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपकी कुछ क्वेरीज है उनका समाधान हुआ होगा और आपको कोई नई चीज सीखने के लिए मिली है। अगर आपने हमारे वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।